बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज मेरे सामने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत हैं। इन मौज़ूआत में से मैं किसी एक टॉपिक पे आज बात करना चाह रहा हूँ। मेरे सामने जो इस वक्त मौज़ूआत हैं, इनमें से एक नई पार्टी का क़याम, उसका क्या पॉसिबल नेम हो सकता है, उसका मंशूर क्या होना चाहिए, उसके अग़राज़ व मक़ासिद क्या हों, वो किस नज़्म के तहत कायम की जाए और उसके असूल और ज़वाबित, इस पर मैं एक तफसीली बात करना चाहता हूँ। लेकिन मेरे सामने आज दो छोटे और टॉपिक्स भी हैं जिनको मैं पहले डिस्कस करूँगा, जिनमें से एक डस्का का इलेक्शन है जो कुछ दिन पहले हुआ है, तो इस मौजू पे मैं बात करना चाहता हूँ, और एक सेनेट का इलेक्शन है जो भी कल हुआ है। तो सबसे पहले मैं सेनेट के इलेक्शन की बात कर लेता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल रिसेंट जो वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान में, उनमें से एक है। तो जैसे कि आपके इल्म में है कि बाकी तो पूरे मुल्क में सेनेट के इलेक्शन अपने तकरीबन जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट थे उनके मुताबिक हुआ। पंजाब में तो तमाम बड़ी पार्टियों ने अपने जितने हिस्सा उनको मिलना चाहिए था, जो उनकी सियासी कद था, उसके मुताबिक उन्होंने अपना सौदेबाजी की और सारी चीज़ें अपनी सीटें बांट लीं, और इसलिए वहाँ पे कोई सौदेबाजी वगैरह नहीं हुई। मतलब कि वो मुतफ़िक होंगे कि जिसका जितना हिस्सा बनता है उनको दे दिएगा। फिर इसके बाद बलूचिस्तान में था। बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा ख़रीद व फ़रोख्त हुई। ख़रीद व फ़रोख्त इन सेंस कि आज़ाद उम्मीदवार वहाँ पे जीते, जिनमें से एक बड़ा नाम जो बहुत मशहूर भी हुआ, जिसको पहले PTI ने टिकट दिया, फिर अवामी दबाव पे और जो हुकूमत के अंदर अपने MPs हैं और MNAs हैं, उनके दबाव पे इस बंदे से टिकट वापस लिया गया था, अब्दुल कादिर जिसका नाम है, जो कि एक बिजनेसमैन है और कंस्ट्रक्शन की फील्ड से है। इसके बारे में वज़ीर आज़म ने बयान दिया कि लोग 70 करोड़ उठाकर तो फिर रहे हैं और टिकट ख़रीदना चाहते हैं। इसको पहले PTI का टिकट दिया गया, लेकिन फिर इससे ये टिकट वापस पार्टी है बलूचिस्तान में, उसका टिकट लिया। फिर PTI के कुछ वोट्स इसने लिए, जिस तरह से भी आपको पता है कि चाहे वो किसी लालच के तहत लिए गए या पार्टी की जो अंदरूनी आप कह लें कि सेटलमेंट होकर टिकट नहीं देंगे, लेकिन हम इसको आज़ाद मुंतखब करा देते हैं और बाद में ये हमारे पास शामिल कर लेंगे। तो ये हुए। फिर इसी तरह से KP में माशाल्लाह काफ़ी सारे अरबपति इस दफ़ा सेनेट में आ गए हैं। मुअज़्ज़ज़ ऐवान में माशाल्लाह अरबपतियों की काफ़ी कसरत होगी। मोहसिन अज़ीज़ है, लियाकत तरक़ई है, ज़ीशान खानज़ादा है, फिर आपके पास फैसल सलीम है और ताज अफरीदी, ये लोग हैं। लेकिन सबसे अहम जो मुकाबला था या जो कॉन्टेस्ट था, वो इस्लामाबाद की जनरल सीट का था। कौमी असम्बली में यूसुफ रज़ा गिलानी, जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान के रहे हैं, कौमी असम्बली के स्पीकर भी रहे हैं, और इसके अलावा ये 5 साल नाअहल भी हुए थे, क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात थे उन पर अमल दरामद नहीं किया था, तो उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट से इनको सज़ा का फ़ैसला सुनाया गया था, और उस सज़ा की वजह से ये नाअहल हो गए। तो अब इनका वो 5 साल का नाअहली का जो पीरियड था वो पूरा हो गया, तो इनको दोबारा जो है पीपल्स पार्टी मैदान में लाई। तो यूसुफ रज़ा गिलानी बेसिकली तमाम अपोजिशन की पार्टियों के मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर इस्लामाबाद में सामने आए, और दूसरी तरफ इनके मुकाबले में जो हफीज़ शेख थे, जो हफीज़ शेख पिछली तमाम 3-4 गवर्नमेंट्स में एज़ वज़ीर ख़ज़ाना किरदार अदा कर चुके हैं, और हफीज़ शेख के बारे में मशहूर है कि ये IMF के नुमाइंदे हैं। जब इनको पाकिस्तान में कोई सीट मिलती है या कहीं पे सेनेट में या हुकूमत में कोई ओहदा मिलता है तो ये पाकिस्तान आ जाते हैं, और जब वो ओहदा ख़त्म होता है तो ये पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। बहरहाल इनको पाकिस्तान में जो ज़्यादा इनकी मशहूरी है वो IMF के नुमाइंदे के तौर पर है। तो इनके बारे में लोगों को ये शिकायत, जो इनकी अपनी पार्टी के MNAs हैं और MPs हैं, उनको ये थी कि ये हमें मिलते नहीं हैं, टाइम नहीं देते। तो लेकिन अब इलेक्शन के दौरान इनको वोट उन्हीं MNAs MPs की चाहिए थी, MNAs की एक्चुअली चाहिए थी। तो मुकाबला यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज़ शेख के दरमियान ऐसी था कि डू एंड डाई था, और एक बहुत बड़ा मुकाबला था, बहुत बड़ा चैलेंज था गवर्नमेंट के लिए कि वो साबित करे कि ऐवान में उनकी अक्सरियत है। लेकिन बदकिस्मती से
हुकूमत ऐसा साबित नहीं कर सकी, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो हुकूमत की अपनी बुरी कारकर्दगी, जिसकी वजह से इसके अपने MNAs अब आने वाले इलेक्शन में दूसरी पार्टियों की तरफ देख रहे हैं, दूसरी पार्टी से टिकट लेना चाहते हैं। तो इस वजह से इन लोगों ने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट देने तरजीह दी। यूसुफ रज़ा गिलानी को तरजीह दी कि जैसे ये सुनने में बात आई कि कुछ लोगों ने कहा कि अगर हमें नवाज़ लीग नेक्स्ट इलेक्शन का टिकट दे दे, पार्टी टिकट दे, तो उस केस में हम गिलानी को वोट देंगे। बहरहाल ये बड़ा मुकाबला था जिसमें तमाम ज़रा यूज़ किए गए, क्या कहते हैं कि लालच के भी, और जो आपके क्या कहते हैं ताल्लुक़ है, वास्ता है, उसको भी यूज़ किया गया। जैसे जहांगीर तरीन जो पहले जहाज़ में इमरान खान के लिए लोगों को भर के लाए थे, तो इस दफ़ा क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी और जहांगीर तरीन दोनों आपस में रिश्तेदार हैं, हम जुल्फ़ हैं, तो इस दफ़ा जो जहांगीर तरीन का जो सपोर्ट थी वो वाज़ेह तौर पर गिलानी के साथ थी। और जो सराइकी बेल्ट के काफ़ी सारे जो लोग हैं जिनको हम जहांगीर तरीन के ग्रुप में शामिल करते हैं, तो उन लोगों ने खुलकर यूसुफ रज़ा गिलानी की हिमायत की। इसी तरह से यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे की वीडियोज़ भी सामने आई जिनमें वो कुछ लोगों से भाव-ताव कर रहे हैं, अगरचे वो मान नहीं रहे, लेकिन वो बात बड़ी वाज़ेह, चाहे वो भाव-ताव पैसे की सूरत में था, चाहे वो टिकट की लालच में था, जो भी था, बहरहाल उसकी एक कीमत तो उन्होंने दी है। तो तब वो उम्मीदवारों, वो जो MNAs उनसे मिल रहे थे, उन्होंने वो चाहे वोट कास्ट किए हैं गिलानी के हक़ में, चाहे वो वोट गिलानी के अगेंस्ट किए हैं, ज़ाया किए हैं, चाहे उनके हक़ में किए हैं, चाहे वो ज़ाया किए हैं, तो बहुत दोनों केसेस में गिलानी को फ़ायदा हुआ। तो फाइनल जो रिज़ल्ट था उसमें गिलानी साहब 5 वोटों से जीत गए। 169 वोट गिलानी साहब ने लिए और 163 वोट्स जो हैं वो हफीज़ शेख ने लिए। लेकिन इस तरह से ये बड़ा मुकाबला अपोजिशन की जमातें जीत गई। अगरचे इस पर बहुत सारे लोग बड़ी खुशी मना रहे हैं, ख़ासतौर पर जो हुकूमत के मुखालिफ हैं, और इस पर लेकिन जो मेरा तज्ज़िया वो यही है कि एक चोर को हरा के दूसरे चोर को जिता देना, ये कोई तब्दीली नहीं है, और ना इससे मुल्क में तो कोई तब्दीली आएगी। एक स्टेटस को का नुमाइंदा हार गया, दूसरा स्टेटस को का नुमाइंदा आ गया, एक अरबपति हार गया, दूसरा अरबपति आ गया, तो इससे हमें क्या फ़ायदा, आवाम को क्या मिलेगा। गिलानी आ गया तो क्या कर लेगा, या आपके पास हफीज़ शेख आ जाता तो क्या करता। हफीज़ शेख तो हमें एज आवाम हमें कुछ इसमें फ़ायदा नहीं है, ना पॉलिसी चेंज होनी है, ना ये लोग सेनेट में आती ही इसलिए कि अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। अभी आप देख लें कि हमारे मुल्क में जो मौरूसियत की जो एक अफरीत मुसल्लत हो चुका है, पहले भुट्टो ख़ानदान को देख लेंगे, नवाज़ ख़ानदान को देख लीजिए, इसी तरह गिलानी ख़ानदान को देख लीजिए, इसी तरह NP में देख लीजिए, मौलाना फजल रहमान को ख़ानदान को देख लीजिए। तो ये पूरा एक माफिया है ख़ानदानी निज़ाम का। इस माफिया में टिकट्स पैसे की बुनियाद पर दिए जाते हैं। सबसे पहले उनकी जेब देखी जाती है कि वो कितना मालदार है, सबसे पहले। फिर उसके बाद ये देखा जाता है कि वो किस फैमिली से, अगर किसी का बेटा है, भाई है, बहन है, तो वो जैसे भी डस्का का इलेक्शन हुआ तो सईदा नौशीन इफ्तिखार, वो मरने वाला जो कैंडिडेट जो MNA था उसकी बेटी है, मीन के वही ख़ानदानी सिस्टम। तो नून लीग को कोई और बंदा नहीं मिला जिसको ये टिकट देते। तो ये चीज़ है कि हमें इस सारे सेनेट इलेक्शन में जो ख़रीदो फरोख्त हुई, जो गधों घोड़ों की, और ये ध्यान में रखें कि ये लोग जो MNAs MPs जाते हैं असम्बलियों में, इनके पास यही मौके होते हैं जिसमें ये अपनी कमाई करते हैं, अपना वोट बेचते हैं, और अपने आने वाला जो उन्होंने इलेक्शन में ख़र्चे किए होते हैं वो ख़र्चे भी पूरे करते हैं, और अगले अपने आने वाले 8-10 साल का ख़र्चा भी पूरा करते हैं। तो बहरहाल ये अब आवाम पे है कि आप सबसे पहले तो ईमानदार लोगों को वोट दें, असम्बलियों में भेजें। जैसे अभी आप देख लें कि जमात इस्लामी का एक वोट था और वो शख्स नहीं बिका, वो नहीं आया, उसने वोट नहीं दिया। तो इस तरह मुसावी किरदार लोगों को आप असम्बलियों में भेजें। ऐसे लोग आएँ जो किसी भी मुफाद पे, किसी भी लालच पे बिके ना। तो जब ऐसे लोग असम्बली में जाएंगे तो फिर इस मुल्क में निज़ाम भी तब्दील होगा और तब्दीली आएगी।
तो इसी पैगाम के साथ कि आइए हम इस मुल्क को बदलते हैं, लेकिन बदलने के लिए हमें पहले आवाम को बदलना होगा। जब हम बदल जाएंगे, जब हम ईमानदारी की बुनियाद पे, लियाकत की बुनियाद पे, कारकर्दगी की बुनियाद पे, सलाहियत की बुनियाद पे लोगों को असम्बलीज़ में भेजेंगे और दयानतदारी की बुनियाद पे, तो फिर ये ख़रीद फ़रोख्त का सिलसिला रुक जाएगा और हमारा मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। तो इंशाअल्लाह फिर आपसे बात होगी एक नए मौजू के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।